हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। कल हमने हमारी धमाकेदार सीरीज चालू की थी ऑन बिजनेस लॉ, जिसमें हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट चालू किया था। हमने बहुत अच्छे से देखा कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एग्रीमेंट क्या होती है, फिर प्रॉमिस क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट के बीच में डिफरेंस क्या है। और हमने थोड़ा हिस्ट्री में भी गए, थोड़ा हिस्ट्री भी देखा कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के पहले जो है कॉन्ट्रैक्ट कैसे गवर्न होते थे। तो अब हम बढ़ते हैं आगे और अब हम देखने वाले हैं कि जो कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है या कॉन्ट्रैक्ट जो बनने वाला है उसमें क्या क्या एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। एक कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या एसेंशियल एलिमेंट्स होना चाहिए। तो फॉर द पर्पस ऑफ सिंप्लिसिटी, ठीक है, सिंप्लिसिटी के लिए हमने क्या किया है, हमने ना एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। तो पहला पार्ट तो हमारे सेक्शन 10 में दिया हुआ है। हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 10 में जो है कुछ एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स बताई गई है कि भाई अगर आप कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो ना तो ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स तो होनी ही चाहिए। एंड बाकी सब जो है अदर एसेंशियल एलिमेंट्स ये सेक्शन 10 में नहीं दिया गया है, बट ये भी कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। चलिए सो एक एक करके हम क्या करते हैं, इनको स्टडी करते हैं। अच्छा, सबसे अच्छी बात आपके लिए क्या है। अरे मैम, लॉ तो लर्न नहीं होता है, समझ में तो सब आ जाता है, लर्न नहीं हो पाता है, तो क्या करें। लर्न करने के लिए बहुत अच्छी बात है ना, आपके पास क्या है, मेमोरी टेक्निक। तो ये है आपकी मेमोरी टेक्निक। ओके, तो गाइस देखो, सबसे पहले तो अपन सेक्शन 10 देख रहे हैं। तो सेक्शन 10 की में जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स है उसकी मेमोरी टेक्निक क्या है। तो उसकी मेमोरी टेक्निक है आना फ्री में एक चॉकलेट और दो लॉलीपॉप खाएंगे। कितना सही है ना, लॉलीपॉप खाने को मिल रहा है, चॉकलेट खाने को मिल रहा है। तो आप अपने फ्रेंड को बुला रहे हो, कम हियर, आना फ्री में, मैं तेरे को फ्री में खिला रहा हूँ, फ्री में एक चॉकलेट और दो लॉलीपॉप खाएंगे। ठीक है, तो ये है किसकी मेमोरी टेक्निक, जो भी सेक्शन 10 में जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स दी गई है उनकी। और फिर उसके बाद जो रेसिडुअरी कैरेक्टरिस्टिक्स है उनके लिए हमारे पास क्या मेमोरी टेक्निक है, उसके लिए मेमोरी टेक्निक है फिट पीसी। अब पीसी तो हमको सबको पता है यार, हमारा पूरा इंडिया में, इंडिया के बाहर नाम रोशन कर रही है प्रियंका चोपड़ा। वो कैसी है, फिट है। तो ये है फिट पीसी। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले अपन सेक्शन 10 में आते हैं। सेक्शन 10 के बाद अपन जाएंगे रेसिडुअरी में। तो सेक्शन 10 बोलता है कि अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट बनाना है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको बनाना पड़ेगा एग्रीमेंट। अरे भाई, ये भाई साहब, ये तो हमको तो पहले से पता था, बिना एग्रीमेंट के कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है क्या, नहीं। तो फॉर रीचिंग कॉन्ट्रैक्ट द फर्स्ट स्टेप इज मेकिंग एन एग्रीमेंट। एग्रीमेंट के बाद ही कॉन्ट्रैक्ट बनता है। तो ये तो हमको एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स पहले से ही पता है, हम तो बहुत होशियार बच्चे हैं, तो ये हमको पता है। चलिए, दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, अब ध्यान से, ये बोलती है कि एक कॉन्ट्रैक्ट जब बन रहा है ना उसमें क्या नहीं होना चाहिए। ठीक है, इट शुड नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड। ठीक है, दैट इज इट शुड नॉट बी प्रोहिबिटेड बाय लॉ। ठीक है, अब आ जाते हैं, हम एक वर्ड देख के आ रहे हैं यहाँ पे, वॉइड। हम क्या वर्ड देख रहे हैं, वॉइड। अब वॉइड का क्या मतलब है भाई साहब, व्हाट इज वॉइड। ठीक है, वॉइड क्या होता है, ऐसी चीज जिसकी कोई वैल्यू नहीं रहती, नल, जिसकी कोई वैल्यू नहीं रहती है उसके लिए वर्ड यूज होता है वॉइड। ठीक है, अब आ जाओ, यहाँ पे क्या बोलता है, नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड, मतलब उसको लॉ ने डिक्लेयर नहीं करना चाहिए वॉइड। ठीक है, लॉ किन टाइप की चीज़ों को वॉइड डिक्लेयर कर सकता है, क्या ऐसी चीज़ों को लॉ गलत बता सकता है कि आप किसी का मर्डर नहीं करोगे, अगर आप किसी को मर्डर की सुपारी दिए तो वैसी सुपारी देना जो है वॉइड है, क्या लॉ ऐसा बोल सकता है, बिल्कुल बोल सकता है। क्या लॉ आपको ऐसा बोल सकता है कि आप किसी को बिजनेस करने से नहीं रोक सकते, ये हम आगे बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। तो लॉ आपको बोल सकता है कि आप ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किसी के साथ नहीं कर सकते कि भाई मैं तेरे को 1 लाख रुपए दे रहा हूँ, चल तू बिजनेस करना बंद कर दे, ये सब अलाउड नहीं है। तो हम जो भी कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहते हैं ना वो वॉइड नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो वॉइड नहीं होना चाहिए। लॉ ने वो सब चीजों को जो है बोलना चाहिए कि लॉ ने जिन चीजों को करने के लिए मना किया है कि आप ये सब चीजें मत करो, आप उन सब चीजों का कॉन्ट्रैक्ट मत बनाओ कभी भी। ठीक है, सो नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड। दूसरी चीज ये फॉलो करना है हमको कॉन्ट्रैक्ट बनाने के टाइम पे। फिर तीसरी चीज क्या फॉलो करना है, तीसरी चीज आ गई नई चीज, दैट इज फ्री कंसेंट। दोस्तों, फ्री कंसेंट, अभी कंसेंट वर्ड तो आप सबको बहुत पता है, ठीक है, बहुत अच्छे से। कंसेंट मतलब क्या होता है, कोई आपको जो है अपनी हाँ बोल रहा है, ठीक है, तो वो हाँ जो बोल रहा है ना
वो अपने मन से बोलना चाहिए, किसी दबाव से नहीं बोलना चाहिए। तो इट शुड बी, अगर कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं किसी के साथ तो वो कैसा होना चाहिए, फ्री कंसेंट। अगली पार्टी अपनी इच्छा से फ्रीली आपको हाँ बोल रही कि हाँ भाई तूने ऑफर दिया, तूने प्रपोज किया, आई एम रेडी फॉर इट, दैट इज नोन एज फ्री कंसेंट। ठीक है, अब आ जाओ दोस्तों, यहाँ पे हम आपको नए नए वर्ड्स बताते हैं। ठीक है, एक है कोवर्जन, एक है अनड्यू इन्फ्लुएंस, ठीक है, एक है फ्रॉड, फ्रॉड तो आप सबने सुन के रखा है, एक है मिस रिप्रेजेंटेशन और एक है मिस्टेक। ठीक है, एक है मिस्टेक। ये 5 वर्ड्स जो है, ये पांचों केसेस जो रहते हैं ना, यहाँ पे जो कंसेंट है ये माना जाता है कि वो फ्री नहीं है। अगर किसी के साथ कोवर्जन हुआ या अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ या फ्रॉड हुआ या मिस रिप्रेजेंटेशन हुआ या मिस्टेक हुआ, इन केसेस में जो कंसेंट रहती है वो फ्री नहीं मानी जाती। अब ये सब है क्या, तो ये सब मैं आपको बताऊंगी धीरे धीरे करके, बट एक छोटा सा एग्जाम्पल, कोवर्जन का एग्जाम्पल लेते हैं। कोवर्जन क्या होता है कि मान लो कि मैंने आपके सर के ऊपर बंदूक रख दी, बोली कॉन्ट्रैक्ट कर मेरे साथ, ठीक है, अपनी गाड़ी मेरे को बेच, नहीं तो मैं तेरे को उड़ा दे दूंगी। अब उड़ा दूंगी अब वो तो डर जाएगा अगला पार्टी, वो तो जबरदस्ती बोलेगा भगवान क्या करूँ, कॉन्ट्रैक्ट कर लेता हूँ, तो वो हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है। लेकिन क्या वो अपनी इच्छा से कर रहा है क्या, नहीं, वो दबाव में कर रहा है, फिजिकल थ्रेट की वजह से कर रहा है। तो कोवर्जन में ना फिजिकल थ्रेट होता है। ठीक है, आप किसी के फिजिकल थ्रेट के से डर के अगर आप क्या कर रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो। दूसरा है अनड्यू इन्फ्लुएंस। अनड्यू इन्फ्लुएंस ये क्या होता है, देखो, एक होता है किसी को मार पीट के उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करना, दूसरा होता है किसी को इमोशनल ब्लैकमेल करके कॉन्ट्रैक्ट करना। ठीक है, कि मेरी टीचर मेरे को बोल रही है कि देख बेटा तू मेरे को अपना जो है गाड़ी बेच दे, और अगर तूने मुझे अपनी गाड़ी नहीं बेची ना तो तेरे को टेस्ट में मार्क्स नहीं दूंगी, मैं अच्छे से नहीं पढ़ाऊंगी मैं। तो वो क्या कर रही है, आपके साथ इमोशनली खेल रही है और आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। ये किस में आएगा, ये आएगा अनड्यू इन्फ्लुएंस में। ठीक है, फिर है फ्रॉड। तो फ्रॉड तो सबको पता है कि आप किसी से धोखाधड़ी करके कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो ये भी कॉन्ट्रैक्ट में क्या माना जाएगा कि आपकी फ्री कंसेंट नहीं है। फिर आता है मिस रिप्रेजेंटेशन। अब मिस रिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड, ठीक है, देखो फ्रॉड क्या होता है ना, आप जानबूझ के किसी को धोखा दे रहे हो, ठीक है, और मिस रिप्रेजेंटेशन में आपका धोखा देने का इंटेंशन नहीं है, बट फिर भी अगली पार्टी के साथ जो है गलत हो रहा है। ठीक है, तो फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन में ये डिफरेंस है, फ्रॉड में इंटेंशन ही खराब है, मिस रिप्रेजेंटेशन में इंटेंशन खराब नहीं होता है। अब लास्ट है मिस्टेक। अगर गलती से जो है मैं आपको बोल रही हूँ कि क्या आप अपनी कार मुझे बेचोगे, और आप मेरे को हाँ बोल रहे हो, मेरे दिमाग में है कि आप मुझे BMW बेचने वाले हो, आपके दिमाग में है कि आप मेरे को वैगन बेचने वाले हो, तो दोनों के जो है जो थिंकिंग है क्या वो सेम है क्या, नहीं, मिस्टेक है। यहाँ पे हम चीजों को सही से नहीं समझ पा रहे, सेम तरीके से जैसे समझना चाहिए वैसे नहीं समझ रहे, आप कुछ और समझ रहे हैं, मैं कुछ और समझ रही हूँ, तो ये होता है मिस्टेक। ठीक है, सो अगर 5 केसेस हैं, कौन कौन से 5 केसेस, 5 cases. First is coercion, which is related to physical threat. ठीक है, सेकेंड इज आपका undue influence, थर्ड क्या है आपका, थर्ड है फ्रॉड, फोर्थ है मिसरिप्रेजेंटेशन, एंड द लास्ट वन इज मिस्टेक। लास्ट वन इज मिस्टेक। अगर ये पांचों केसेस है तो कंसेंट को कभी भी फ्री कंसेंट नहीं मानेंगे। ये नहीं बोलेंगे कि सामने वाले ने अपनी मर्जी से हाँ बोला है, आपने उससे हाँ बुलवाया है, कुछ ना कुछ तो उटपटांग करके आपने हाँ बुलवाया है, तो यहाँ पे फ्री कंसेंट नहीं होती है। अब एक बोनस जो आगे आने वाला था वो मैं यहीं पे बता देती हूँ। एक चीज, हम एक वर्ड पढ़ के आ रहे हैं, वॉइड। ठीक है, वी हैव जस्ट अंडरस्टूड अ वर्ड वॉइड। वॉइड मीन्स एनीथिंग विच हैज नो वैल्यू, दैट इज नल, विच हैज नो वैल्यू। अब एक वर्ड मैं और बता रही हूँ, दैट इज वॉइडेबल। ठीक है, द सेकेंड वर्ड आई एम गोइंग टू टीच यू इज वॉइडेबल। ठीक है, अब वॉइडेबल क्या होता है, ध्यान से सुनिए। ठीक है, वॉइडेबल वो केस है ना जहाँ पे अगर मान लो कि मैंने आपके साथ जो है कोवर्जन या अंडर इन्फ्लुएंस या फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन, ये चारों कर में से कोई भी एक चीज करके आपकी कंसेंट ले ली। ठीक है, आपने उस टाइम तो डर के या फिर इमोशनली ब्लैकमेल होके या धोखा खा के आपने हाँ बोल दिया मुझे, लेकिन बाद में आप बोलते हैं नहीं भाई मेरे को वो कॉन्ट्रैक्ट जमा नहीं। ठीक है, तो आपको कानून कुछ ना कुछ तो ऑप्शन देना चाहिए आपको कि आप उससे बाहर आ सको, तो वो जो ऑप्शन है वो है वॉइडेबल। ये बन जाता है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। अगर किसी की भी कंसेंट जो है कोवर्जन या फिर अनड्यू इन्फ्लुएंस या फिर फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन की वजह से मिली है,
तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे जिस पार्टी के साथ गलत हुआ है उसके पास क्या ऑप्शन है, उसके पास दो ऑप्शन है। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बन गया, अब उसके पास दो ऑप्शन है, या तो वो कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड का वैलिड ही रखे, या तो वो कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड कर दे। या तो वो कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड ही रखे, या तो वो कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड कर दे। इसका क्या मतलब है? ठीक है, इसका ये मतलब है कि मान लो कि मैंने जो है जबरदस्ती करके आपके साथ जो है आपकी बहुत अच्छी कार जो है वो मैंने ले ली। ठीक है, मेरे को ये कार बेच, 10 लाख रुपए दे रही हूँ देखो, कार मेरे को दे। आपने दबाव में आके मेरे को कार दे दी, बट आप जो मन ही मन खुश हो रहे थे, अरे यार ये तो कार कोई नहीं खरीदता, पता नहीं ये मैम क्यों खरीद रही है ये कार। तो आपने वो कार क्या किया, ठीक है, आपको मन ही मन तो आप खुश हो रहे थे और आपने वो कार दे दी। तो आपने क्या किया, आपके पास ऑप्शन है वॉइडेबल, वो कॉन्ट्रैक्ट कैसा बन गया, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बन गया। आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप उसको वैलिड रखो या तो वॉइड कर दो। आपने क्या किया, आपने फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे एक्सरसाइज किया, बोले ठीक है ना, मैम ने कार ले ली, मेरे को पैसा मिल गया, अब मेरे को कोई दिक्कत नहीं है इस कॉन्ट्रैक्ट से, मैम भी खुश मैं भी खुश, तो कॉन्ट्रैक्ट वहीं पे फुलफिल हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अगर मान लो कि आपकी जो वो कार थी वो आपके दिल के बहुत करीब थी, ठीक है, मैं आपका ये था मैं अपनी ये कार किसी को बेचने वाला नहीं हूँ, तो आपने क्या किया, आपने उस कॉन्ट्रैक्ट को जो है वॉइड करने को ऑप्शन के बारे में सोचा कि मेरे को ये कॉन्ट्रैक्ट जमता ही नहीं है भैया, मैम आप अपना अपना जो है क्या करो, पैसा लेके जाओ और मेरे को मेरी कार वापस दो। आपने मेरे साथ जबरदस्ती के कॉन्ट्रैक्ट बनाया किया था, ठीक है, इस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। अब मेरे पास ऑप्शन है, या तो मैं उसको वैलिड कर दूं या वॉइड कर दूं, तो मैं ऑप्शन एक्सरसाइज कर रहा हूँ। क्या ऑप्शन एक्सरसाइज कर रहा हूँ, उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड करना, मतलब अब उसकी कोई वैल्यू रहेगी क्या, उस कॉन्ट्रैक्ट की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। आप क्या करो, अपना पैसा लेके जाओ और मेरे को मेरी कार वापस दो। ठीक है, दिस इज वॉइड। तो समझ में आया, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, एक होता है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। और बाकी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट तो हम पढ़ रहे हैं, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट तो हम अभी पढ़ रहे हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट जो पूरी पूरी तरीके से हर एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स को फुलफिल करता है उसको हम एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। ठीक है, जो हर एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स को फुलफिल करता है। चलिए, सो अच्छा खासा डिस्कशन हो गया हमारा ऑन वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट और वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अब आ जाते हैं हम वापस से हमारे डिस्कशन में। तो हम ये डिस्कशन कर रहे थे कि एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं। तो एसेंशियल एलिमेंट्स दो पार्ट में हमने डिवाइड किया, हमारे को इजी पड़ेगा। तो हमने बोला सेक्शन 10 में तो ये बातें लिखी है और अदर्स में ये बातें लिखी है। सेक्शन 10 पढ़ना चालू किया। सेक्शन 10 बोलता है कि ना फ्री में एक चॉकलेट और 2 लॉलीपॉप खाएंगे। ए से एग्रीमेंट, एन से जो है ना से नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड। फिर फ्री से जो वर्ड है दैट इज फ्री कंसेंट, तो दो लोग कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो अपनी इच्छा से करनी चाहिए। ठीक है, एंड फिर उसके बाद है आना फ्री में एक चॉकलेट, चॉकलेट एक, तो चॉकलेट का सी से है कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, तो जो लोग कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, जो लोग कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं वो लोग केपेबल भी होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। अगर आपने फर्स्ट लेक्चर ध्यान से देखा होगा तो मैंने उसमें आपको बताया था कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी ऐसा है कि जो माइनर है ना वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। ठीक है, सबको बात याद है ये वाली? हाँ बिल्कुल याद है। ठीक है, माइनर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। दूसरा जो है पर्सन अनसाउंड माइंड जो है वो भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। ठीक है, अनसाउंड माइंड जिसका दिमाग काम नहीं कर रहा है, दैट पर्सन ऑल्सो कैन नॉट कॉन्ट्रैक्ट। एंड उसके बाद जो है लास्ट कौन सा पर्सन है, जो अदरवाइज डिसक्वालिफाइड बाय लॉ है। अदरवाइज डिसक्वालिफाइड बाय लॉ, लॉ ने उसको डिसक्वालीफाई किया है कॉन्ट्रैक्ट करने से। ठीक है, तो लॉ किन टाइप के लोगों को डिसक्वालीफाई कर सकता है, कन्विक्ट, ठीक है, जो मुजरिम है उनको लॉ कुछ हद तक रोक सकता है कि तुम कॉन्ट्रैक्ट मत करो। ठीक है, या हमारे एलियन एनिमी है, मतलब एग्जाम्पल पाकिस्तान, तो क्या पाकिस्तान को भारत सरकार इजीली इंडिया में बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट करना अलाउ करेगी क्या, जैसे कि उन लोगों के जमीन खरीदना अलाउ करेगी या कोई उसके ऊपर बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करना, ये सब कॉन्ट्रैक्ट एलियन एनिमीज को अलाउ करेगी हमारी कंट्री? नहीं। तो उनके लिए क्या है, वो डिसक्वालिफाइड है बाय लॉ, लॉ ने उनको डिसक्वालीफाई कर दिया है कि आप इंडिया में कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, या कुछ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, फिर फॉरेन सोवरेन्स जो रहते हैं इनको ये भी जो है इनके साथ भी ये केस है कि इनको कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स अलाउड होते हैं कुछ अलाउड नहीं होते। तो ये जो है कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट है कि भाई अगर आप कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हो ना तो आप केपेबल भी होना चाहिए। तो केपेबल कौन है, कम से कम 18 साल आपका हो जाना चाहिए, तब आप कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए जो है क्या हो जाओगे,
आप लीगली जो है आपके पास राइट आ जाएगी कॉन्ट्रैक्ट करने की। फिर आप साउंड माइंड के होने चाहिए, ठीक है। साउंड, अब ये जो अपन पढ़ रहे हैं ना, इसके ऊपर बहुत सारा डिस्कशन हम यूनिट 3 में करने वाले हैं, डिटेल डिस्कशन। तो अभी हम बस एक बेसिक, एक आपका जो है फ्रेमवर्क डेवलप करते हैं। तो आपका मेजर होना चाहिए, साउंड माइंड का होना चाहिए, अदरवाइज डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ नहीं होना चाहिए। फिर आ जाओ आगे। आगे बोलता है कि अगर आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो जो पहली बात तो देखो, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो आपके लिए कंसिडरेशन का होना जरूरी है। कंसिडरेशन, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। ये मैं आप लोग को कंसिडरेशन क्या होता है वो मैं बताई थी, समथिंग इन रिटर्न। कॉन्ट्रैक्ट कभी भी फ्री में नहीं हो सकता। मान लो कि मैंने आपको फ्री में, एग्जाम्पल मैं आपको यूट्यूब में क्लास दे रही हूँ, तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं सर्विसेज दे रही हूँ बट मेरे को रिटर्न में कुछ नहीं मिल रहा, बट आप लाइक जरूर कर सकते हैं, ठीक है। चलो, तो मैं क्या कर रही हूँ, फ्री सर्विसेज दे रही हूँ। लेकिन अगर मान लीजिए कि कॉन्ट्रैक्ट बनाना है आपको, तो आपको दोनों पार्टी को कुछ ना कुछ पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो कंसिडरेशन मतलब समथिंग इन रिटर्न, और जो समथिंग इन रिटर्न मिल रहा है आपको, दैट शुड बी लॉफुल, ठीक है। दैट शुड बी लॉफुल मतलब क्या, हम ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं क्या, जो पिछली क्लास में बताया था कि मेरे को 1 लाख रुपए का ड्रग्स दे दो, तो अगली पार्टी को तो 1 लाख मिल रहा है, उसको तो वैलिड चीज मिल रही है, बट मेरे को ड्रग्स मिल रहा है। तो ड्रग्स एज अ कंसिडरेशन क्या लीगल होता है, क्या लॉफुल होता है, क्या नहीं होता है? तो लॉफुल कंसिडरेशन का भी होना जरूरी है वाई यू आर मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो ये है लॉफुल कंसिडरेशन। फिर आ जाते हैं आगे, लॉफुल ऑब्जेक्ट। आप जिस ऑब्जेक्ट के साथ जो है कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहते हैं, वो आपका ऑब्जेक्ट भी लॉफुल होना चाहिए। मतलब क्या मैं ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बनाऊं, क्या वो कभी वैलिड होगा? आप सब बताइए कि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कभी वैलिड होगा कि मैं अपने दोस्त को बोल रही हूँ कि ये लड़का जो है ना बहुत बदतमीज है, एक काम कर, मैं तेको जो है 10,000 रुपये दे रही हूँ, इसको पीट के आ जा। मैंने अपने दोस्त की सुपारी दे दी, ठीक है, 10,000 दे रही हूँ, किसी को बोली इसको पीट के आ जा। तो क्या ये ऑब्जेक्ट जो है, इस कॉन्ट्रैक्ट को बनाने का ऑब्जेक्ट, क्या आपको लीगल लगता है? क्या नहीं लगता ना। क्यों नहीं लगता? क्योंकि भाई समझ में आ रहा है क्लियरली, लॉ ऐसी चीजें कभी अलाउ नहीं करेगा। तो आपका ऑब्जेक्ट भी कैसा होना चाहिए? लॉफुल होना चाहिए। अब इसमें एक एग्जांपल बहुत अच्छा सा दिया है, ब्राइबिंग अ ट्रैफिक पुलिस टू लेट यू गो इज नॉट लॉफुल। अब भाई आप पुलिस ऑफिसर को ब्राइब कर रहे हो, ठीक है, ताकि आपको वो जाना दे, तो क्या इसका ऑब्जेक्ट लॉफुल लग रहा है? बिल्कुल नहीं लग रहा है। तो ये सारे केसेस जो है वो कौन से केसेस है, जो सेक्शन 10 में दिए हैं। सेक्शन 10 हमको बोलता है क्या, कि अगर आपको एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाना है तो उस कॉन्ट्रैक्ट में वो सब चीजें होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? एग्रीमेंट होनी चाहिए, ठीक है। एग्रीमेंट के बिना कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड, ऐसी चीज का कॉन्ट्रैक्ट कभी मत करो जो वॉइड डिक्लेयर हो चुकी है, ठीक है, लॉ ने जिसको करने से मना किया है। तीसरा, कंसेंट हो, और कैसी हो? फ्री कंसेंट, ठीक है। फिर फोर्थ है आपका कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, ऐसे लोग ही कॉन्ट्रैक्ट करे जो लोग कैपेबल है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। लाइक मेजर होना चाहिए, साउंड माइंड का होना चाहिए, अदरवाइज डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ नहीं होना चाहिए। कंसिडरेशन रखो, लेकिन कंसिडरेशन कैसी कंसिडरेशन? लॉफुल कंसिडरेशन। एंड ऑब्जेक्ट आपका कैसा होना चाहिए? लॉफुल होना चाहिए। तो दोस्तों सेक्शन 10 तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब हम बढ़ते हैं अदर्स जो हमको दिया है एसेंशियल एलिमेंट्स, वो हम देखते हैं। तो देखो, अदर एसेंशियल एलिमेंट्स तो आप कभी भूल नहीं पाओगे, और जो प्रियंका चोपड़ा का फैन है वो तो कभी नहीं भूल पाएगा। तो इसका मेमोरी टेक्निक क्या है? फिट पीसी। फिट पीसी, प्रियंका चोपड़ा कैसी है दोस्तों? फिट है, ठीक है। तो चलो आ जाओ, एफ से क्या है? फुलफिलमेंट ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज। फुलफिलमेंट ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज। देखो, अभी मैं आप लोग को एडवांस में बहुत सारी बातें बता रही हूँ, पता है, ये वॉइडेबल अभी आया नहीं था, और कोवर्जन ये सब का एक्सप्लेनेशन आया नहीं था, बट हम तो एडवांस में चलते हैं, ठीक है। तो चलो मैं तुम लोग को एक चीज बताती हूँ कि कॉन्ट्रैक्ट जो होता है ना, हम अभी तक क्या कहीं ये पढ़ के आ रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट जो है आपका रिटर्न फॉर्म में ही होना चाहिए? अभी तक जब तक आप लॉ नहीं पढ़े होंगे ना, आपको कॉन्ट्रैक्ट वर्ड से ही लगता होगा भाई कुछ ना कुछ तो रिटर्न और रजिस्टर्ड और साइंड ऐसा कुछ होता होगा। भाई ऐसा कुछ नहीं है। आप चिप्स खरीदने जा रहे हो, वो भी एक कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। आप छोटा से छोटा सामान खरीद रहे हो, दैट इज ऑल्सो अ कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट जो है क्या रिटर्न होना जरूरी है, या फिर इट कैन बी ओरल ऑल्सो? मैंने एग्जाम्पल जितने भी दिए सब ओरल वाले ही दिए, मैक्सिमम रिटर्न का तो कुछ दिया ही नहीं है। तो कॉन्ट्रैक्ट ओरल भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है, ठीक है। अब
ओरल रिटर्न तो ठीक है, चलो इतना तो समझ में आ रहा है, कॉन्ट्रैक्ट इम्प्लाइड भी हो सकता है। क्या आपको पता है इशारों ही इशारों में भी कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है? आप इशारों से कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो। कैसे? मैं एक गई एक, और ये एक्चुअल में रियल स्टोरी है। मैं इंडियन कॉफी हाउस में जो है मैं वर्क करती थी, वहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन में, और उस प्रीमाइसेस में इंडियन कॉफी हाउस था। तो मैं जाती थी और मेरा टाइम फिक्स है, इस टाइम मेरे को चाय पीना है। मैं जाती थी और वहाँ का वेटर मेरे को जो है चाय दे देता था। तब मेरे को एक चीज बताओ, क्या मैंने उसको ओरली बोला कि आई वॉन्ट टी, या मैंने उसको लिख के दिया? नहीं, मेरे जाने जाते के साथ वो समझ गया कि इतने महीनों से चाय पीते हुए आ रही है इस टाइम में, तो अभी भी ये चाय पीने ही आएगी। तो दिस इज इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट में बोलने या लिखने की जरूरत नहीं है, आप इशारों से ही जो है यहाँ पे क्या हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट डेवलप हो जाता है। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक है, मान लो कि आप रेलवे स्टेशन में गए और एक कूली आपके जो है कूली आपको देखा। अब कूली आया, आपका सामान उठाया और लेके जाने लग गया, और आप उसको अलाउ कर रहे हो। इसका क्या मतलब है? वो सर्विसेज अपनी ऑफर कर रहा है आपको, और आप उसको जब अलाउ कर रहे हो ना, बिना कुछ बोले, तो आप एक्सेप्टेंस दे रहे हो, सिर्फ अपने एक्शन से एक्सेप्टेंस दे रहे हो। तो यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट बनता है उसको बोलते हैं इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट रिटर्न भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है, इम्प्लाइड भी हो सकता है। तो दोस्तों आ जाओ जल्दी से, हम क्या देखते हैं, अरे हम तो बहुत बहुत अलग दुनिया में चले गए थे, ओरल रिटर्न इम्प्लाइड तीनों हो सकता है, लेकिन ये टॉपिक से इसका क्या रिलेशन है? अरे बहुत अच्छा रिलेशन है दोस्तों। इस टॉपिक से ये रिलेशन है कि आप कॉन्ट्रैक्ट ओरल तो बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट कुछ टाइप के कॉन्ट्रैक्ट को एक पर्टिकुलर तरीके से ही बनाना रहता है। अगर उन तरीके से आप उस कॉन्ट्रैक्ट को नहीं बनाओगे तो वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा। एग्जाम्पल, इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट। जब हम किसी से इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं, तो क्या वो कभी भी ओरल होता है या पूरा डॉक्यूमेंटेशन होता है, उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होता है? तो कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होते हैं जिनके लिए ये जरूरी नहीं है, सॉरी गलत बोल, जिनके लिए ये जरूरी है कि वो एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में हो। ठीक है, आप कॉन्ट्रैक्ट ओरल रिटर्न इम्प्लाइड किसी भी तरीके से कर सकते हो, लेकिन ये पर्टिकुलर टाइप के कॉन्ट्रैक्ट वो कैसे होने चाहिए, जैसा प्रिस्क्राइब्ड है वैसे ही होना चाहिए। जैसे इंश्योरेंस हमेशा रिटर्न फॉर्म में ही होना चाहिए, राइटिंग में ही होना चाहिए। जमीन खरीदते बेचते हो, क्या मुंह जबानी से खरीद सकते हैं, या प्रॉपर हम उसको स्टैंप अथॉरिटी में जाके स्टैंप ड्यूटी पे करते हैं, रजिस्ट्रेशन वगैरह कराते हैं, क्या वो सब करवाना जरूरी है कि नहीं? जमीन खरीदने बेचने में बिल्कुल जरूरी है। तो कुछ टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए आपको कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज को भी पूरा करना पड़ेगा। कहीं पे आपको उसको रिटर्न करना पड़ेगा जरूरी तरीके से, कहीं पे रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा, कहीं पे स्टैंप ड्यूटी पे करना पड़ेगा। तो ऐसा है। ठीक है, अब आ जाओ आगे से, आगे वाले पॉइंट। आगे वाला पॉइंट हमको बोलता है इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन। कॉन्ट्रैक्ट तो बना रहे हो, लेकिन इंटेंशन कैसा होना चाहिए? लीगल रिलेशन मेंटेन करने का होना चाहिए, ना कि सोशल रिलेशन या फिर डोमेस्टिक रिलेशन का नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल कल भी मैंने दिया था इसका, कि अगर आपके पेरेंट्स आपको जो है ये बोल रहे हैं कि भाई एक काम कर, तू जो है सीए फाउंडेशन क्लियर कर और आईफोन 16 तेरा, आप बहुत मेहनत से अच्छे मार्क्स लेके आके क्लियर कर रहे, अब पापा बोल रहे हैं मैं तो तेरे को आईफोन 16 देने नहीं वाला, तो क्या हम वहाँ पे पापा के ऊपर केस कर सकते हैं? नहीं। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि पापा का इंटेंशन सोशल रिलेशंस मेंटेन करने का था, लीगल रिलेशंस का नहीं था। तो एक कॉन्ट्रैक्ट अगर बनाना है तो आपका इंटेंशन कैसा होना चाहिए? लीगल रिलेशन बनाने का होना चाहिए। ठीक है, फिर आ जाओ तीसरी पार्ट। तीसरा पॉइंट जो है बहुत इजी, टू पार्टीज। क्या कोई खुद से कभी अपने आप से कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है? क्या नहीं कर सकता। एटलीस्ट दो लोगों का होना जरूरी है एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए। ठीक है, अब जो दो लोग हैं, जरूरी नहीं है कि दोनों जो है नेचुरल पर्सन हो, आर्टिफिशियल एक नेचुरल, दोनों आर्टिफिशियल भी हो सकते हैं। आर्टिफिशियल पर्सन कौन होता है? आर्टिफिशियल पर्सन होता है कौन? कंपनीज या फिर अदर बॉडी कॉर्पोरेट। तो एक कंपनी और एक ह्यूमन क्या कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। क्या एक ह्यूमन दूसरे ह्यूमन से कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। क्या दो कंपनीज आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो when you are entering into a contract, there should be at least two parties. The both of the parties, either of the parties can be a natural person or an artificial person. लेकिन क्या खुद इंसान खुद से कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है? क्या ये इंसान
खुद ही से कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है? नहीं, कोई दूसरा पर्सन तो चाहिए उसको। तो वो यहाँ पे लिखा है कि दो पार्टीज होनी चाहिए। अब यहाँ पे एक केस लॉ है, ठीक है। एक केस लॉ कौन सा है? स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस रमन लाल एस एन कंपनी। स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस रमन लाल एस एन कंपनी, ये केस लॉ जो है बहुत ही अच्छा केस लॉ है। ये क्या बोलता है, देखो यहाँ पे क्या होता है, एक चीज जो आप लोग 12th में पढ़ के आ रहे हो, पार्टनरशिप के बारे में। पार्टनरशिप में एक कंसेप्ट है, हम अपने फाउंडेशन लॉ में भी पार्टनरशिप है तो अपन वहां भी पढ़ेंगे। पार्टनरशिप में जो है पार्टनर्स एंड पार्टनरशिप को अलग अलग नहीं समझा जाता। ये लोग दो जिसमें एक जानी है, ठीक है, दोनों एक ही है। पार्टनर मतलब पार्टनरशिप, पार्टनरशिप मतलब पार्टनर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है ना, केस ये होता है कि ये पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन होता है, ठीक है। पार्टनरशिप फर्म का क्या हो रहा है? डिसोल्यूशन। और जब पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन हो रहा है उस टाइम पे जो है क्या हो रहा है, एसेट्स जो है, ये पार्टनरशिप फर्म है मान लो, और इसके तीन पार्टनर्स है ए बी एंड सी। अब डिसोल्यूशन के टाइम पे एसेट्स सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। जब एसेट्स डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो सेल्स टैक्स वाले जल्दी से आ जाते हैं। जहाँ पे टैक्सेशन अथॉरिटी है, कुछ भी हुआ उनको लग रहा है कि यहाँ पे तो टैक्स बनता है, उन लोग तुरंत आ जाते हैं। तो यहाँ पे टैक्सेशन अथॉरिटी बोल रही है कि आप तो एक एंटिटी दूसरी एंटिटी को जो है क्या कर रहे हो, एसेट ट्रांसफर कर रहे हो। जब एक एंटिटी दूसरी एंटिटी को एसेट ट्रांसफर करती है तो सेल्स टैक्स लगता है। पहले सेल्स टैक्स लगता था, अब उसकी जगह पे क्या लगता है? जीएसटी, ठीक है, अब लगता है जीएसटी। तो बोलता है कि मैं तो सेल्स टैक्स लगाऊंगा क्योंकि ये एक एंटिटी है 1 और ये दूसरी एंटिटी है 2, तो मैं तो सेल्स टैक्स लगाऊंगा। फिर कोर्ट जाता है मैटर, जहां पे दो लोगों के बीच में डिस्प्यूट है और वो डिस्प्यूट सॉल्व ही नहीं हो पा रहे, तो वो मैटर लेके कहाँ जाते हैं? कोर्ट। अब कोर्ट में क्या डिसाइड होता है? कोर्ट में ये डिसाइड होता है भाई पार्टनर और पार्टनरशिप एक ही है, और खुद ही इंसान अपने आप के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, ठीक है, खुद इंसान खुद के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। इसलिए आप यहाँ पे जो है ये टैक्स लगाने का सोच रहे हो ना, ये भूल जाओ, आप नहीं लगा पाओगे यहाँ पे। अगर ये पार्टनरशिप किसी दूसरी पार्टनरशिप किसी दूसरी कंपनी या कोई बाहर के इंडिविजुअल को अगर वो गुड्स बेचता, वो एसेट्स बेचता, तो आप बेशक टैक्स लगा सकते थे। लेकिन पार्टनरशिप फर्म खुद के पार्टनर्स को दे रहा है और पार्टनर और पार्टनरशिप फर्म एक ही है, तो कभी भी आप ये टैक्स नहीं लगा पाओगे, ठीक है। सो ये है, तो हमको अगर कॉन्ट्रैक्ट करना है तो हमको दो पार्टीज का होना यहाँ पे जरूरी है। अब एक चीज और, ठीक है, अब एक पॉइंट बहुत मजेदार जो है ये है, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। आप जिस चीज का कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं वो पॉसिबल भी तो होना चाहिए ना। अब भाई आप में से सब लोग जितने भी लड़के हैं वो बोलते हैं कि मैं तेरे लिए चांद तारे तोड़ के ले आऊंगा। क्या चांद तारे तोड़ के लाना पॉसिबल है? फिलहाल तो नहीं है, ठीक है। बाद में ऐसी स्पेस टेक्नोलॉजी बन जाए कि भाई आपके लिए पॉसिबल हो, तब की बात नहीं, बट फिलहाल क्या पॉसिबल है क्या? नहीं। तो आप जिन चीजों का कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं दैट थिंग शुड पॉसिबल ऑल्सो, वो पॉसिबल भी होना चाहिए। तो कॉन्ट्रैक्ट उन्हीं चीज का करो जो पॉसिबल है, अदरवाइज उस कॉन्ट्रैक्ट की कोई वैलिडिटी नहीं है। तो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल यहाँ पे भी है, ए जो है बी को बोलता है कि मैं जो है जादू से खजाना ढूंढ के निकालूंगा। तो क्या जादू से खजाना ढूंढ के निकालना पॉसिबल है क्या? नहीं है। तो दिस इज नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है वो परफॉर्म होना, ठीक है। चलो, उसके बाद है सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग। जब आप किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हो तो मीनिंग कैसा होना चाहिए उस चीज का? उस चीज का मीनिंग होना चाहिए सर्टेन। सर्टेन मतलब समझ में आना चाहिए आपको। जैसे मैंने आज ही एक एग्जांपल दिया था कि मैं जो है सोच रही हूँ कि मैं आपसे BMW खरीद रही हूँ, आप सोच रहे हो कि आप मेरे को क्या बेचने वाले हो, वैगन आर। तो क्या मीनिंग सर्टेन है क्या? नहीं, मीनिंग क्लियर नहीं है, मीनिंग में डाउट है। तो मीनिंग में कभी भी डाउट नहीं होना चाहिए, मीनिंग कैसा होना चाहिए? सर्टेन होना चाहिए, ठीक है। तो ये है हमारे 5 अदर एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स जो एक कॉन्ट्रैक्ट में होनी चाहिए। क्या क्या है जल्दी से आके देख लेते हैं। एफ से क्या है? फुलफिलमेंट ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज। आई से क्या है? इंटेंशन। कैसा इंटेंशन? लीगल रिलेशन बनाने का इंटेंशन, सोशल रिलेशन बनाने का नहीं। टी से जो है टू पार्टीज, ठीक है। पी से पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, एंड उसके बाद सी से जो है सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग, जहाँ पे दोनों पार्टी को मीनिंग एकदम क्लियर है कि हम क्या चीज में कॉन्ट्रैक्ट करने वाले हैं। चलिए, सो अभी हमने देखा क्या? हमने देखा एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। अब हमारे पास एक बहुत अच्छा सा टॉपिक है, दैट इज टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट कितने टाइप के होते हैं?
अरे ये जो टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है ना, ये तो आप ऐसे ही उड़ा के निकल जाओगे। क्यों उड़ा के निकल जाओगे पता है? क्योंकि इसकी मैक्सिमम चीज़ जो है मैं आपको पहले ही समझा चुकी हूँ। तो ये टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आपके लिए बहुत ईजी जानने वाला है। देखो, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या? टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है? जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब हम एक एक चीज़ का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। लेते हैं हम टेबल का। मैं एग्जाम्पल लेती हूँ टेबल का, ठीक है। अब मैं एक ऑप्शन है सिटिंग प्रोडक्ट्स और एक है वुडन प्रोडक्ट्स। तो जब मैं टेबल वर्ड यूज कर रही हूँ तो क्या टेबल सिटिंग प्रोडक्ट्स में जाएगा? क्या क्या बैठने के लिए टेबल को यूज करते हैं? क्या यूज करते हैं? ठीक है, टेबल मत हो, नहीं तो आप लोग बोलेंगे मैम टेबल में कौन बैठता है, चेयर ले लो। चलो आपकी खुशी के लिए चेयर। तो चेयर में क्या हम बैठते हैं? बिल्कुल बैठते हैं, तो सिटिंग प्रोडक्ट्स में भी आ रहा है। क्या चेयर वुडन आर्टिकल होता है? क्या ये वुडन आर्टिकल भी होता है? हम लकड़ी की चेयर एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। नहीं तो आप पता चला नहीं मैम स्टील की चेयर है, नहीं, हम वुडन चेयर ही ले रहे हैं, ठीक है। तो वुडन चेयर ले रहे हैं, वुडन चेयर सिटिंग प्रोडक्ट भी है प्लस इट इज ऑल्सो अ वुडन प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये हम, मैं क्या बताना चाहती हूँ कि हम एक ही चीज को अलग अलग तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी जब हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे ना कॉन्ट्रैक्ट का, तो सेम कॉन्ट्रैक्ट जो है अलग अलग कैटेगरी में आ सकता है, ठीक है। तो हम टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट देखने वाले हैं। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ एनफोर्सिएबिलिटी। पहला क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ एनफोर्सिएबिलिटी। इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, उस बेसिस। फिर दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट बना कैसा था, ठीक है। जब बनाए थे तो क्या बोल के बनाए थे, लिख के बनाए थे, एक्शंस के द्वारा बनाए थे, वो। एंड लास्ट है ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। क्या परफॉर्म हो चुका है या होने वाला है परफॉर्म। तो इन तीनों बेसिस में जो है हमने कॉन्ट्रैक्ट को डिवाइड किया है। तो टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में सबसे पहले आ जाइए, देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एनफोर्सेबिलिटी। कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स हो सकता है कि नहीं, ठीक है। एनफोर्स मतलब क्या होता है? फिर से फर्स्ट क्लास में हो चुका है, बट एनफोर्सिएबिलिटी मतलब लॉ क्या उस कॉन्ट्रैक्ट को लागू करवा सकता है। जैसे अगर मैंने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है कि आप मेरे को, अपन पिछली क्लास में एग्जांपल लिए थे, फेशियल सर्विस चाहिए, पैसा आपने ले लिया, आप मेरे को परफॉर्मेंस करके नहीं दे रहे हैं, मैं आपके ऊपर केस कर सकती हूँ। लेकिन दूसरा केस मैंने जो एग्जांपल लिया था, मैंने ऑर्डर किया ड्रग्स चाहिए, आप बोलते ड्रग्स, पहले तो हाँ बोल दिया बट बाद में कर रहे हैं, तो क्या आपके ऊपर केस कर सकती हूँ? नहीं। तो जो चीज के ऊपर आप केस कर सकते हैं कि मेरे को ये चाहिए, ये मेरा हक है, वो होता है एनफोर्सिएबल। और जहां पे आप केस नहीं कर सकते, जहां पे आपका हक नहीं है, वो होता है नॉन एनफोर्सिएबल या अनएनफोर्सिएबल। चलिए, तो ऑन द बेसिस ऑफ एनफोर्सिएबिलिटी जो है, पहले तो हम एक गाना गाएंगे यहाँ पे साथ में, ठीक है। चलो, बहुत हो गई पढ़ाई, अब होगी मस्ती। तो मस्ती में जो है हम एक गाना गाने वाले हैं। वो क्या है? वो गाना ये है कि वैलिड वॉइड वॉइडेबल इलीगल अनएनफोर्सिएबल, वैलिड वॉइड वॉइडेबल इलीगल अनएनफोर्सिएबल। मतलब जब हम कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहते हैं, जब स्टडी कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट की ऑन द बेसिस ऑफ एनफोर्सिएबिलिटी, तो 5 टाइप के कॉन्ट्रैक्ट इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। एक होता है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट तो अब हमारे लिए एकदम हलवा हो चुका है। क्यों हलवा हो चुका है? अभी तो पढ़ के आ रहे हैं, अगर आप 11 एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो करोगे जो हम पढ़ के आ रहे हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट कैसा रहेगा? वो कॉन्ट्रैक्ट होगा एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें हर एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमने ऊपर पढ़ी है वो मेंशन्ड है, वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें कोई कमी नहीं है, ठीक है। अगर अगली पार्टी आपको फुलफिल नहीं कर रही अपनी प्रोमिसेस, उसको कोर्ट लेके जाओ सीधा। अब दूसरा है वैलिड वॉइड 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 कॉन्ट्रैक्ट। तो सेकेंड कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। सेकेंड वन इज वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। आ जाओ, बहुत अच्छा सा कॉन्ट्रैक्ट है ये भी। वॉइड मतलब एनीथिंग विच हैज नो वैल्यू, वैल्यूलेस, ठीक है, दैट इज वॉइड। लेकिन अब बोल रहे हैं वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है। पहले तो आप बोल रहे हो कि उसकी कोई वैल्यू नहीं है, और उसके साथ वर्ड लगा रहे हो कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट तो तभी बनता है ना जब वो सब एसेंशियल एलिमेंट्स फुलफिल करता है। तो जब उसने फुलफिल कर दिया, तो अब आप उसको वॉइड क्यों बोल रहे हो? इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि
ये जो है एग्जाम्पल देखो, आपको आपको खुद को समझ में आ जाएगा कि इसका नाम वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्यों है। तो एक पर्सन है, ठीक है, एक पर्सन है, उसको ना अपना पोर्ट्रेट बनाने का बहुत मन था, भाई मेरा पोर्ट्रेट बनवा दो। और उसको पता चला कि एक आर्टिस्ट है जो बहुत अच्छा पोर्ट्रेट बनाता है। वो उस आर्टिस्ट के पास गया, ठीक है, और बोला मेरा पोर्ट्रेट बना के दे दो। वो आर्टिस्ट जो है बोलता है ठीक है बिल्कुल मैं दे दूंगा, आई विल चार्ज जो है 10,000 रुपीज फ्रॉम यू फॉर द पोर्ट्रेट, मैं तेरे से 10,000 रुपये लूंगा। तो कोई बात नहीं, आपको क्या मिल रहा है, पोर्ट्रेट मिल रहा है, आप उसके बदले क्या दे रहे हो, 10,000 दे रहे हो टू आर्टिस्ट। एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है ये, इसमें यहाँ पे एग्रीमेंट हो गया। क्या पोर्ट्रेट बनाना इंडिया में इलीगल है कि लीगल है? लीगल है, आप बिल्कुल बनाइए पोर्ट्रेट। तो यहाँ पे लीगल एनफोर्सेबिलिटी भी है। तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट बनेगा दोस्तों? बिल्कुल ये एक कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। तो जब ये एक कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है तो मैं वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में क्या पढ़ूँ? मैं वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में ये पढ़ूंगी कि मान लो कि जो है दुर्घटनावश जो है इस आर्टिस्ट के साथ जो है इसकी मौत हो गई या फिर इसके हाथ कट गए, तो ये परमानेंटली इनकेपेबल हो गया वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने के लिए। अगर हाथ नहीं है तो कैसे परफॉर्म करेगा, उसके लिए परफॉर्मेंस पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था लेकिन कुछ चेंज हो गया, सरकमस्टेंसेस में चेंजेस आ गए, चेंज इन सरकमस्टेंसेस। इसकी वजह से ये एक बहुत ही वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एक वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो गया। एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, आगे और क्या रीजन हो सकता है एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट होने का? और रीजन ये हो सकता है कि मान लो कि यही एग्जांपल लेते हैं इसको, चलो ये तो एक अलग हो गया, एक और एग्जांपल लेते हैं कि एक पर्सन है ए और एक पर्सन है बी। ठीक है, ए जो है बी को बोलता है कि तू मेरे को चाइना से जो है माल मंगवा के दे। ठीक है, क्या चाइना को अभी मतलब अभी पाकिस्तान के साथ रिसेंट डिस्प्यूट्स हुआ था, तो उसके पहले हमारा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट फिर भी थोड़ा ठीक चल रहा था पाकिस्तान के साथ, बट अभी तो बहुत हद तक कम हो गया है। तो हमने ऑर्डर किया कि तू भाई पाकिस्तान से ये माल हमको इम्पोर्ट करके दे। ठीक है, अब बी जो है ये बोलता है ए को बिल्कुल मैं ऐसा करके दूंगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। उस टाइम जो है ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करना लीगली अलाउड था। ठीक है, तो यहाँ पे एग्रीमेंट तो हो गया, एग्रीमेंट के साथ साथ जो है लीगल एनफोर्सेबिलिटी भी थी। राइट, तब कोई दिक्कत नहीं थी कुछ टाइम पहले तक पाकिस्तान के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने की, तो ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था, आप इंपोर्ट कर सकते थे उस टाइम पे। बट अब हो गया वॉर, वॉर नहीं मतलब एक छोटा सा तो अपने बीच में डिस्प्यूट हो गया, जिसकी वजह से डिसीजन लिया गया कि बहुत सारी चीजें जो है अब आप नहीं उनसे खरीद नहीं सकते, बहुत सारी चीजें उनको बेच नहीं सकते। यहाँ पे डिस्प्यूट हो गया। तो अब क्या हो रहा है, चेंज इन लॉ हो गया, जिसकी वजह से अब बी के लिए ये पॉसिबल ही नहीं है कि वो ए को वो सामान मंगा के दे पाए, चेंज इन लॉ की वजह से। तो चेंज इन लॉ की वजह से भी क्या हो सकता है, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट जो था वो वॉइड में कन्वर्ट हो सकता है। अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कैन कन्वर्ट इनटू अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वॉइड में और कब कन्वर्ट हो सकता है, ड्यू टू चेंजेस इन लॉ, लॉ में चेंजेस होने की वजह से एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एक वॉइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, सो वी हैव सीन कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था, कोई दिक्कत नहीं थी उस कॉन्ट्रैक्ट में, लेकिन कुछ चेंजेस आ गए, कुछ लॉ सर्कमस्टेंसेस में लॉ में चेंजेस आ गए, जिसकी वजह से वो एक वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बन गया। तो ये होता है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, कभी भी भूलने का नहीं। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे एग्जाम्पल भी वही वाला लिखा है, पेंटिंग वाला। अब आ जाओ आगे, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बता बोली थी ना दोस्तों। अब वॉइडेबल तो हमारे लिए एकदम ऐसे चिल्लर बन गया है, क्या वॉइडेबल, अभी तो पढ़ के आ रहे हैं। ठीक है, तो हम तो एडवांस में चलते हैं पहले से। तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट वो होता है जो वैलिड भी हो सकता है वॉइड भी हो सकता है, लेकिन ये वैलिड और वॉइड कौन ट्रीट करेगा? ठीक है, वैलिड और कौन डिसाइड करेगा कि इस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड रखना है या वॉइड रखना है? अग्रीव्ड पार्टी। ठीक है, ये डिसीजन लेने का हक किसको दिया गया है? अग्रीव्ड पार्टी। अग्रीव्ड पार्टी मतलब वो पार्टी जिसके साथ गलत हुआ है। ठीक है, वो पार्टी जिसके साथ गलत हुआ है, दैट पार्टी इज नोन एज अग्रीव्ड पार्टी।
तो मैं अगर आपके ऊपर बंदूक रख के आपको बोलूँ मेरे को अपनी कार बेचो चलो 10 लाख में, और आप जो है मनी मन तो खुश हो रहे थे बट आपने बोला ठीक है मैम कार लेके चले जाओ, 10 लाख आपके पास, कार मेरे पास, फिर मैं घर आई, मैं बोली यार क्या ही खटारा कार है, क्यों ही मैंने इसको खरीदा, तो क्या मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकती हूँ? अरे भाई मैं तो बिल्कुल ही नहीं कर सकती, मैंने तो गलत किया है, लेकिन गलत किसके साथ हुआ है? आपके साथ। तो आपके पास ये ऑप्शन है, आपके पास इतना ऑप्शन है क्या कि आप क्या कर सकते हो, या तो इस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड ही रखो, ठीक है, मतलब बोलो ठीक है आप तू कार रख मैं पैसा रखता हूँ, या तो आप उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड कर दो। और वॉइड किया आपने उस कॉन्ट्रैक्ट को, मतलब आप क्या कर रहे हो, आप पैसा जो है क्या कर रहे हो, वापस दे रहे हो और कार वापस ले रहे हो। तो दिस इज द केस। तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट जो रहता है, इसको वैलिड या वॉइड करने का हक किसके पास रहता है? अग्रीव्ड पार्टी, जिसके साथ गलत हुआ है, ठीक है। चलिए, कौन कौन से केस में कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होता है अभी हम पढ़ के आ रहे हैं। CUFMM, कफ MM, C से कोवर्जन, U से अनड्यू इन्फ्लुएंस, F से फ्रॉड, M से मिसरिप्रेजेंटेशन और दूसरे M से मिस्टेक। ये सब के सॉरी मिस्टेक नहीं सॉरी मिस्टेक के केस में सिर्फ कंसेंट फ्री नहीं मानी जाती, बाकी ये 4 केस जो है कोवर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन, ये चारों केस में आपका कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है? वॉइडेबल। अग्रीव्ड पार्टी चाहे तो आगे कंटिन्यू करे, चाहे तो कैंसिल कर दे। अब आ जाओ आगे, और कौन से केसेस में आपका कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो सकता है? तो और क्या केसेस है? व्हेन द अदर पार्टी प्रिवेंट्स द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, जब अगली पार्टी आपको परफॉर्मेंस करनी ही नहीं दे रही है तो आप परफॉर्म करोगे ही कैसे? तो वो कभी एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। एग्जाम्पल, यहाँ पे देखो एक टीचर है, मैंने बोला मैं अपनी कोचिंग क्लास खोल रही हूँ, आप सब लोग आ जाओ, स्टूडेंट्स बोले थे मैम पढ़ाओ हमको, मैं बोली ठीक है इस दिन से आ जाना। अब आप लोग आ ही नहीं रहे हो, ठीक है, मैं वेट कर रही हूँ, आप आ ही नहीं रहे हो, तो क्या मैं परफॉर्म कर पाऊंगी कॉन्ट्रैक्ट? नहीं कर पाऊंगी। लेकिन गलती किसकी है? आपकी। आप लोगों की वजह से जो है मेरे को परफॉर्मेंस करना पॉसिबल नहीं था, तो जब मैं परफॉर्मेंस कर ही नहीं पा रही हूँ तो क्या वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट रहेगा? नहीं। तो मैं चाहूँ, मैं क्यों चाह सकती हूँ यहाँ पे, क्योंकि भाई तुम लोग की वजह से मेरे को जो है क्या हो रहा है, वेट करना पड़ रहा है, तो मैं वो कॉन्ट्रैक्ट को क्या करूंगी? वॉइडेबल ट्रीट करूंगी। फिर बाद में अचानक से तुम लोग आ रहे हो और बोल रहे हो कि पढ़ाओ, मैं बोलूंगी भाई मैं नहीं पढ़ाने वाली, क्योंकि मेरे ऑप्शन में कॉन्ट्रैक्ट अवॉइडेबल। तो यहाँ पे भी मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो उसको वैलिड रखूँ, मैं बोलूंगी ठीक है यार कोई बात नहीं बच्चों आ जाओ पढ़ा देती हूँ, या तो मैं वॉइड कर दूंगी, उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड में कन्वर्ट कर दूंगी, मैं बोलूंगी कुछ मैं तुम लोग को पढ़ाने वाली नहीं हूँ। तो ये है वॉइडेबल, जिसको वैलिड भी कर सकते हैं, वॉइड भी कर सकते हैं। फिर और तीसरा केस क्या जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो सकता है? तो तीसरा केस है व्हेन द पार्टी डज नॉट परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट विद इन द स्पेसिफाइड टाइम, जब पार्टी स्पेसिफाइड टाइम में कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं कर रही है। मैंने बोला कि मेरे को जो है एक ट्रक एप्पल जो है मेरे को ला के दे देना 10 तारीख को, ठीक है, मान लो 10 अगस्त को मेरे को एक ट्रक एप्पल चाहिए। भाई साहब मैं 10 को देख रही हूँ एप्पल वाला आया नहीं ट्रक लेके, मैं वेट कर रही हूँ, अब वो 18 तारीख को आ रहा है। अब मेरे को एक चीज बताओ, एप्पल पेरिशेबल गुड्स है, क्या 10 तारीख का मैं 18 को लूंगी क्या सामान? नहीं लूंगी। हो सकता है मैं 10 को खरीद के किसी और को बेचने वाली थी, अब वो तो इतने दिन वेट नहीं करेगा। तो यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है, क्या ऑप्शन है? या तो मैं उस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड समझूं, या तो उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड कर दूं। अगर वैलिड समझ रहे हो तो आप क्या करो, जो ट्रक का सामान है वो रखो और क्या करो, पैसे दे दो। वॉइड कर रहे हो तो आपको सामान रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये 3 केसेस में कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है वॉइडेबल। कौन कौन से केसेस हैं? सबसे पहला केस है जहां पे कोवर्जन हो, अनड्यू इन्फ्लुएंस हो, फ्रॉड हो और मिस रिप्रेजेंटेशन हो। एक तो ये पॉइंट, अगर ये चारों किसी के साथ करके आपने उसको जबरदस्ती कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कराया ना, कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। या फिर आप जो है क्या कर रहे हो, किसी को परफॉर्मेंस करने से रोक रहे हो, तो जो जिसको भी रोका गया है परफॉर्मेंस करने से, मैं तो रेडी हूँ पढ़ाने के लिए, आप आ ही नहीं रहे हो, तो मैं कॉन्ट्रैक्ट को क्या समझ लूंगी? वॉइडेबल। अब मेरे ऊपर है, बाद में मेरा मन हुआ तो पढ़ाऊंगी, नहीं हुआ तो नहीं पढ़ाऊंगी। तो जहाँ पे परफॉर्मेंस जो है वो रोकी जा रही है, या फिर जहाँ पे टाइम डिसाइडेड था कि इस टाइम में परफॉर्म कर देना, बट आप उस टाइम में परफॉर्मेंस जो है लेने आ ही नहीं रहे हो या परफॉर्मेंस दे ही नहीं रहे हो, तो मैं मेरे ऊपर है, बाद में चाहा तो हम उसको कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो भैया खत्म करो कॉन्ट्रैक्ट को। तो ये 3 केस में कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं? वॉइडेबल, ठीक है। चलिए, तो बहुत अच्छा खासा डिस्कशन हो गया इस पॉइंट में। अब बहुत अच्छा पॉइंट,
क्या पर हमारा गाना क्या था, मैं बोली थी ना अभी तो मस्ती चलेगी, तो मस्ती वाला गाना क्या है, वैलिड, वॉइड, वॉइडेबल। पहला जो है टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। अब कौन सा कॉन्ट्रैक्ट आ रहा है, अब आ रहा है इलीगल कॉन्ट्रैक्ट। नाम से ही समझ में आ रहा है, क्या इलीगल कॉन्ट्रैक्ट कभी एनफोर्स हो सकता है क्या, नहीं। अच्छा ऊपर से एक बार स्टडी करके आते हैं, क्या वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स कर सकते हो क्या, अरे बिल्कुल, बिल्कुल, ये तो एकदम बहुत सही कॉन्ट्रैक्ट है, इसको तो आप एनफोर्स कर ही सकते हो। क्या वॉइड कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स कर सकते हो क्या, अरे यार यहाँ पे कैसे करेंगे मैम, आप ही बताओ। जिसको पेंटिंग बनाना था उसका हाथ ही कट गया, वो कहाँ से बेचारा पेंटिंग बनाएगा, तो ये एनफोर्स नहीं हो सकता, ठीक है। क्या वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स कर सकते हो क्या, हाँ, लेकिन कब कर सकते हैं, जब अग्रीव्ड पार्टी चाहेगी तब। अग्रीव्ड पार्टी अगर बोलेगी कि नहीं इस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड ही रखो, तो आप उसको एनफोर्स करवा सकते हो, अदरवाइज एनफोर्स नहीं करा सकते। तो मे बी नॉट, मे बी एनफोर्स्ड, मे बी नॉट, ठीक है, डिपेंड्स ऑन अग्रीव्ड पार्टी। अब इलीगल कॉन्ट्रैक्ट, इसमें तो समझाने की जरूरत भी नहीं है आपको, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट कैन नेवर बी एनफोर्स्ड, उसको एनफोर्स नहीं करवाया जा सकता, ठीक है। ये वॉइड एब इनिशियो होते हैं, वॉइड एब इनिशियो, बहुत सही वर्ड है वॉइड। वॉइड मतलब पता है जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन वॉइड एब इनिशियो का क्या मतलब है, इनिशियो वर्ड से जो है एक वर्ड निकला है इनिशियल, मतलब स्टार्टिंग से वॉइड है, बीच में वॉइड नहीं हुआ। जो ऊपर हाथ कटने वाला एग्जांपल देखे थे ना पेंटर का, वो बीच में जाके ऐसी कुछ सर्कमस्टेंस आ गई कि वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया, लेकिन ये वॉइड एब इनिशियो मतलब स्टार्टिंग से उस कॉन्ट्रैक्ट की कोई वैल्यू नहीं थी, ऐसा नहीं हुआ कि कुछ चेंजेस आ गए, वो स्टार्टिंग से ही बिल्कुल वैल्यूलेस था, दैट इज वॉइड एब इनिशियो। तो इलीगल कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एब इनिशियो होता है, स्टार्टिंग से ही लॉ उसको बोलता है ऐसी चीजें करो ही मत, अगर आप करोगे तो हम एनफोर्स करवाने नहीं है, उल्टा आपको पनिशमेंट देंगे हम, ठीक है। तो इलीगल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, वॉइड एब इनिशियो, ऑब्वियसली इट कांट बी एनफोर्स, एनफोर्स हो सकता है क्या, नेवर, ठीक है। अब एक बहुत अच्छी चीज मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। एक वर्ड है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, जो अभी हम पढ़ के आ रहे हैं, और दूसरा वर्ड है वॉइड एग्रीमेंट। बच्चों को सबसे ज्यादा दिक्कत ना इसी में आती है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में और वॉइड एग्रीमेंट में, ठीक है, बहुत दिक्कत इसमें आती है। क्यों आती है दिक्कत, इसलिए आती है क्योंकि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट जो होता है ना, ये तो क्लियर पता है, बीच में जाके इन द मिडिल कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा कुछ होता है, सिचुएशंस में ऐसा कुछ होता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है, वॉइड हो जाता है। वॉइड एग्रीमेंट, ये एग्रीमेंट क्या होता है ना, ये स्टार्टिंग से वॉइड है, दिस इज वॉइड एब इनिशियो। ये जो है स्टार्टिंग से जो है वैल्यूलेस है, स्टार्टिंग से, फ्रॉम द स्टार्टिंग, ठीक है। अब वर्ड यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट क्यों यूज हुआ है पता है, क्योंकि एक टाइम पे तो वो कॉन्ट्रैक्ट बना था ना, बाद में वैल्यूलेस हो गया, लेकिन एग्रीमेंट वर्ड यहाँ पे, एग्रीमेंट वर्ड क्यों यूज किया गया, यहाँ पे एग्रीमेंट वर्ड इसलिए यूज किया गया क्योंकि जब आप उस चीज का एग्रीमेंट कर रहे थे ना, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना था, ठीक है, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट की एसेंशियल एलिमेंट्स को फुलफिल नहीं कर रहा था। मान लो मैं किसी को बोली जा इसको टपका दे, मैं तेरे को सुपारी दे रही हूँ, जा इसको पीट, अच्छे से पीट, ठीक है, तो क्या ये कभी एक कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है क्या, बिल्कुल नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता, क्योंकि ये अनलॉफुल है कि आप किसी को पीटने के लिए पैसा दो, ना यहाँ पे कंसिडरेशन लॉफुल है, ना यहाँ पे ऑब्जेक्ट लॉफुल है, तो क्या कभी वो कॉन्ट्रैक्ट बना था क्या, वो तो कभी कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं था, तो वो हमेशा एग्रीमेंट में ही रह गया था। लेकिन वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट बना था कभी, तो वो कॉन्ट्रैक्ट बना था, बट कुछ सिचुएशंस चेंजेस आ गए, ठीक है। तो ये डिफरेंस है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में और वॉइड एग्रीमेंट में। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट अच्छा बच्चा था, बट चेंज सिचुएशन में कुछ उल्टा सीधा हो गया। वॉइड एग्रीमेंट स्टार्टिंग से गंदा बच्चा है, स्टार्टिंग से जो है जो चीज कर रहा है वो गलत कर रहा है, तो इसलिए इसको वॉइड एग्रीमेंट बोलते हैं, ठीक है। अब अब एक चीज, वॉइड एग्रीमेंट जो है ना, जरूरी नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रही हूँ याद रखना, वॉइड एग्रीमेंट जरूरी नहीं है कि वो इलीगली हो, अदर्स भी हो सकती है मैम, ऐसा कैसे, हम तो सोचते थे बस इलीगली वॉइड एग्रीमेंट हो सकती है। अच्छा देखो दोस्तों, यहाँ पे अदर्स में क्या है ना, एग्जांपल माइनर, हम बोल रहे हैं कि माइनर कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकता, कोई दिक्कत नहीं है, मत करें, ठीक है। लेकिन अगर मान लो एक माइनर कोई सामान खरीदने गया, उसने पैसा दिया, अगली पार्टी ने सामान दे दिया, माइनर अपने घर चले गया, तो माइनर के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, मतलब कॉन्ट्रैक्ट को लागू नहीं करवा सकते हो,
ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट को लागू नहीं करा सकते। लागू नहीं करा सकते का क्या मतलब है, अगर माइनर आपको बिना पैसा दे के चले गया तो आप उसके ऊपर केस नहीं कर सकते। माइनर तुम लोग की ऐश है कि अगर तुम लोग किसी के यहाँ से उधारी में सामान लेके आ गए और बाद में हाथ खड़ा कर दे कि हम पैसा देने वाले नहीं है, तो आपके ऊपर केस नहीं हो सकता है, आपसे वो पैसा वसूल नहीं सकता है। लेकिन क्या माइनर को सामान बेचना इलीगल होता है क्या? क्या माइनर को सामान बेचना, अगर हम उसको चॉकलेट बेच रहे हैं या चिप्स बेच रहे हैं, तो क्या ये बेचना इलीगल है क्या? ये बेचना इलीगल नहीं है। हाँ, बात ये है कि इसको एनफोर्स नहीं करवा सकते हैं, हम एनफोर्स नहीं करा पाएंगे, लेकिन ये इलीगल भी नहीं है। एनफोर्स नहीं करवा सकते मतलब अगर माइनर सामान लेके चले गया और उसने पैसा नहीं दिया तो आप उसके ऊपर केस नहीं कर सकते, लेकिन उसको बेचना इलीगल नहीं है। आपको जेल नहीं होने वाली, आपको पनिशमेंट नहीं मिलने वाली, प्रोवाइडेड आप ऐसी चीजें बेच रहे हो जो लीगल होनी चाहिए। ठीक है, तो आप लीगल चीज बेच रहे हो अगर माइनर को, तो वो ट्रांजेक्शन इलीगल नहीं होती है, लेकिन उसकी कोई लीगल एनफोर्सेबिलिटी भी नहीं होती है। लेकिन अगर मान लो कि अगर आप इलीगल ट्रांजेक्शन ही कर रहे हो, चाहे बड़े के साथ करो चाहे माइनर के साथ, तो करना ही नहीं है, वो बहुत ही ज्यादा बड़ा क्राइम है। लेकिन अगर मान लो किसी एडल्ट के साथ भी अगर आप इलीगल ट्रांजेक्शन की एग्रीमेंट कर रहे हो कि जा इसको पीट के आ जा, जा ड्रग्स बेच दे, अगर ये सब कर रहे हो तो ये भी वॉइड एग्रीमेंट है और ये पनिशेबल भी है। ठीक है, ये पनिशेबल भी है। तो दोनों वॉइड एग्रीमेंट है, दोनों भाई भाई है। ठीक है, दोनों इलीगल भाई है, अदर्स दोनों भाई है। लेकिन डिफरेंस क्या है, इलीगल पनिशेबल होता है, इसको एनफोर्स भी नहीं करा सकते, एनफोर्स इसको भी नहीं करा सकते हैं। लेकिन ये इलीगल होता है क्या? नहीं, ये इलीगल जो है ये नहीं होता है। ठीक है, इसको हम लीगल कैटेगरी में रखते हैं, बस इलीगल नहीं होता है। यहाँ पे पनिशमेंट आपको नहीं मिलेगी, यहाँ पे आपको पनिशमेंट मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी पनिशमेंट। तो ये जो है बहुत लोगों को डाउट होता है कि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में क्या डिफरेंस है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट में। और वॉइड एग्रीमेंट में भी बहुत डाउट होता है कि भाई वॉइड एग्रीमेंट में कुछ लीगल होती है कुछ इलीगल होती है, ये क्या कॉन्सेप्ट है? तो वॉइड एग्रीमेंट कंप्लीटली इलीगल नहीं होती है, उसका एक पार्ट जो है लीगल भी होता है, बट वो एनफोर्स नहीं करवाया जा सकता। चलिए अब आगे पढ़ते हैं, ये मैंने आपको समझा दिया ये वाला पार्ट। अब हम आगे पढ़ते हैं। हम एक बहुत अच्छा सॉन्ग गा रहे थे, ठीक है, वो सॉन्ग क्या है? वैलिड, वॉइड, वॉइडेबल, इलीगल, अनएनफोर्सिएबल। अनएनफोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट है। अनएनफोर्सिएबल क्या होता है? ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसको हम एनफोर्स नहीं करवा सकते। अरे तो ऊपर भी तो बहुत सारे पड़े अनएनफोर्सिएबल, वो थोड़े अलग है, ये वाला थोड़ा सा अलग है। ये ये क्या बोलता है भाई, कॉन्ट्रैक्ट बहुत अच्छा है, सब चीज अच्छी है उस कॉन्ट्रैक्ट में, लीगल भी है, टर्म्स भी क्लियर थे, कोई अनसर्टेनिटी नहीं थी, एडल्ट लोग कर रहे थे, माइनर का इन्वॉल्वमेंट नहीं था, सब चीज ठीक है। लेकिन जिस तरीके से बोला गया है उस कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए वैसा आपने नहीं किया। हम अभी एक पॉइंट पढ़ के आ रहे हैं, अदर लीगल फॉर्मेलिटीज टू बी कंप्लाइड विथ। मतलब हमको ये बोला गया था कि अगर आप जो है इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हो ना, तो इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट शुड ऑलवेज बी इन राइटिंग। इट इज कंपल्सरी टू मेक इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इन राइटिंग, बट व्हाट यू डिड इट ओरली। तो ओरली को एनफोर्स करवा सकते हो क्या? नहीं करा सकते। तो भले वो कॉन्ट्रैक्ट गुड इन सब्सटेंस है, सब चीजें सही है, बट आप उसको एनफोर्स नहीं करवा पा रहे हो। क्यों? क्योंकि कुछ टेक्निकल डिफेक्ट्स थे। ठीक है, कुछ टेक्निकल डिफेक्ट्स की वजह से मैं उस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स नहीं करवा पा रही हूँ। तो ये होते हैं अनएनफोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल भी है। इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट हमेशा राइटिंग में होना चाहिए, अगर राइटिंग में नहीं है तो आप उसको लागू नहीं करवा सकते, जज का, कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटा पाओगे आप। सो दोस्तों बहुत बड़ा पार्ट हमने कंप्लीट किया है। टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में पहला टाइप देख लिया, ऑन द बेसिस ऑफ एनफोर्सिएबिलिटी, कौन से कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स कर सकते हैं, कौन से कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स नहीं कर सकते। अब हम देखने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एक्सट्रीमली इजी। कॉन्ट्रैक्ट बनाया कैसे गया है? ठीक है, इसके लिए क्या याद रखना है? EEIQ, EEIQ। सो हमको याद रखना है EEIQ। ठीक है, तो फॉर्मेशन कैसे हुआ है हमारा कॉन्ट्रैक्ट का? क्या बोल के हुआ है क्या? एक्सप्रेस तरीके से हुआ है क्या? हाँ बिल्कुल। अगर मैं किसी को बोलूँ कि मेरे को एक कप जो है चाय ला के दे दो, या मैं किसी को लिख के दूं कि प्लीज ब्रिंग मी अ कप ऑफ टी, तो ये दोनों एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट में जाएंगे। एक्सप्रेस मतलब हमने या तो बोला है या तो लिखा है, एकदम क्लियर। दैट कॉन्ट्रैक्ट इज नोन एज एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। नाम सुन के एक्सप्रेस को तुम लोग को लगता है कि ये राइटिंग में होना चाहिए, भाई ऐसा जरूरी नहीं है। ये ओरल भी चलेगा, वर्ड्स में भी चलेगा, रिटर्न भी चलेगा। ठीक है, अब आ गया ई कॉन्ट्रैक्ट। ई कॉन्ट्रैक्ट तो भैया तुम लोग दिन भर ई कॉन्ट्रैक्ट ही करते हो, स्पेशली गर्ल्स।
चलो मिंत्रा में सेल चल रही है, ये मंगा लो, ठीक है, अमेजोन में सेल चल रही है, ये मंगा लो। अगर किसी से कुछ सामान मंगाना है तो उसको मेल कर दो कि मेरे को ये माल भेज दो, और ये सब कर रहे हो। तो जब हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को यूज करते हैं कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए, दैट टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज नोन एज ई कॉन्ट्रैक्ट। दैट कॉन्ट्रैक्ट इज नोन एज ई कॉन्ट्रैक्ट, वेयर ई स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक। तो इलेक्ट्रॉनिक मोड से जो भी होता है दैट इज ई कॉन्ट्रैक्ट। बहुत इजी इजी चीजें चल रही है अभी। फिर आई से भी मैं तुम लोग को कुछ हद तक समझा दी हूँ। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, इम्प्लाइड, ना कुछ बोलो, ना तुमने कुछ बोला ना मैंने कुछ सुना, ठीक है, ना वर्ड्स है यहाँ पे, ना तुमने कुछ लिखा, तुमने लिखा भी नहीं, तो भी जो है एक दूसरे को दिल की बात समझ में आ गई। कैसे? इशारों, इशारों में, ठीक है। तो हम सिर्फ क्या करेंगे, सिर्फ क्या बार करेंगे यहाँ पे, एक्शन करेंगे, कुछ वर्ड्स नहीं बोलेंगे, सिर्फ एक्शंस के द्वारा कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। जैसे मैं वो चाय वाले के यहाँ गई, उसने चाय ला के दे दिया, क्या मैंने कुछ बोला? नहीं। क्या उसने कुछ सुना? नहीं। बस इम्प्लाइड तरीके से कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है। कूली वाला एग्जाम्पल भी आपको यहाँ पे मैंने कूली वाला एग्जाम्पल दिया है कि कूली आपका लगेज उठा के ले जा रहा है एंड यू आर अलाउिंग हिम टू डू इट, तो दैट इज ऑल्सो एन इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। तो क्या बाद में पैसा देना पड़ेगा कि नहीं? देना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट बन गया भाई, दोनों पर्सन को कंसिडरेशन मिलनी चाहिए। तो मेरे को तो कूली की सर्विस मिल गई, अगली पार्टी को क्या? कूली का क्या? कूली को पैसा मिलना चाहिए यहाँ पे। तो आप कॉन्ट्रैक्ट बोल के भी बना सकते हो, लिख के भी बना सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक मोड में भी बना सकते हो, और इशारों ही इशारों में भी बना सकते हो, ठीक है। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट का एक पार्ट होता है टैसिट कॉन्ट्रैक्ट। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट का एक पार्ट होता है टैसिट कॉन्ट्रैक्ट, और ये टैसिट कॉन्ट्रैक्ट इम्प्लाइड का ही पार्ट है। तो वैसे ही होगा जैसे एटीएम में गए, एटीएम में किसी से बात करते हैं क्या? बस अपना पिन डाला, कार्ड स्वाइप किया, पैसा निकल गया हमारा बाहर। तो ये भी एक पार्ट ऑफ इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है, कुछ बोलने की जरूरत नहीं है यहाँ पे भी। फिर है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, हम जो जो ये सब पढ़ रहे हैं ना, इतना सारा वॉइडेबल, वॉइड, भाई साहब ये बहुत डिटेल में आने वाला है यूनिट 3 में, अच्छा खासा डिटेल में, तब तो और इसका पूरा पोस्टमार्टम करेंगे हम। तो अब आ गए हैं क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? ये कॉन्ट्रैक्ट के जैसा होता है। क्वासी वर्ड ही होता है किसी के जैसा, क्वासी का मतलब ही होता है किसी के जैसा। तो जो कॉन्ट्रैक्ट के जैसा है दैट इज क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। नॉर्मल लाइफ में क्या होती है पता है? नॉर्मल लाइफ में एग्रीमेंट बनाओगे ना, तभी आप कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हो। ये तो हो गई आम जिंदगी। अब चलते हैं मेंटोस जिंदगी में। अब कहाँ पे चलते हैं? मेंटोस जिंदगी में। तो मेंटोस जिंदगी ये बोलती है भाई साहब कि यहाँ पे आप क्वासी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो ना, आपको एग्रीमेंट करने की जरूरत नहीं है, लॉ की वजह से आपका कॉन्ट्रैक्ट अपने आप हो जाएगा, बिकॉज ऑफ लॉ, ठीक है, लॉ की वजह से। इसका एक एग्जाम्पल है फाइंडर ऑफ गुड्स। अगर आपको किसी का घुमा हुआ गुड्स मिल गया है तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसको उसका गुड्स वापस दो। तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट आपने एग्रीमेंट के थ्रू बनाया, या फिर ये कॉन्ट्रैक्ट जो लॉ की वजह से बना? तो ये कॉन्ट्रैक्ट बना लॉ की वजह से। तो जो कॉन्ट्रैक्ट लॉ की वजह से बनता है उसको बोलते हैं क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। चलो, तो ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी हो गया, ई ई आई क्यू। अब आगे बढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट के परफॉर्मेंस के बेसिस में। तो एक तो होता है एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा होता है एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटेड नाम से समझ में आ रहा है जो हो चुका है। अगर परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट हो चुकी है, मतलब मैंने उसको बोला चाय ला के दो, उसने चाय दे दी, मैंने पैसा दे दिया, परफॉर्मेंस हो गई, दोनों ने परफॉर्मेंस कर दी, उसने चाय दे दिया, मैंने उसको क्या दे दिया? पैसे दे दिया। तो जब परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज कंप्लीटेड बाय बोथ द पार्टीज हैज परफॉर्म, ठीक है, दोनों ने परफॉर्म कर दिया, दैट इज एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। बट व्हाट इज एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट? एग्जीक्यूटरी क्या होता है? एग्जीक्यूटरी मतलब परफॉर्मेंस होना बाकी है, अभी अभी एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, बाकी है। तो अब एग्जीक्यूटरी में दो पार्ट, एक है यूनिलेटरल एग्जीक्यूटरी, दूसरा है बायलेटरल एग्जीक्यूटरी। एक है यूनिलेटरल एग्जीक्यूटरी, दूसरा है बायलेटरल एग्जीक्यूटरी। यूनिलेटरल एग्जीक्यूटरी का क्या मतलब है? यूनि मतलब वन, यूनि मतलब होता है वन, और बाय मतलब होता है टू। तो जब एक पार्टी ने परफॉर्मेंस कर दी पर दूसरे ने परफॉर्मेंस नहीं की, दैट इज नोन एज यूनिलेटरल एग्जीक्यूटरी। यूनि मतलब एक जन का करना बचा है, ठीक है, एक जन का परफॉर्मेंस करना बचा है, दैट इज नोन एज यूनिलेटरल एग्जीक्यूटरी। एक ने कर दिया, दूसरे ने नहीं किया अभी, दैट इज यूनिलेटरल। और बायलेटरल एग्जीक्यूटरी मतलब दोनों ने परफॉर्मेंस नहीं किया अभी, दोनों की परफॉर्मेंस बची है, ठीक है। एग्जाम्पल, आप मेरे से बात की, मैम हमको आपसे कोचिंग चाहिए, मैं बोल रही हूँ ठीक है,
आप बोल रहे हैं ठीक है जब आऊंगा तब मैं फीस दूंगा, तो ना मैंने अभी आपको कोचिंग देना चालू किया ना आपने मेरे को फीस दिया, बट हमने एग्रीमेंट तो कर लिया ना। तो जब हमने एग्रीमेंट कर लिया बट अभी तक फीस का आदान प्रदान या नॉलेज का आदान प्रदान नहीं हुआ है अभी तक, तब तक ये कॉन्ट्रैक्ट क्या रहेगा, बायलेटरल एग्जीक्यूटरी रहेगा। ठीक है, इसको बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट भी बोलते हैं या फिर इसको बायलेटरल एग्जीक्यूटरी भी बोलते हैं, या आप ऐसे भी बोल सकते हो बायलेटरल एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो ये 3 टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स जो है हम देख रहे हैं। कौन कौन से देख लिया हमने, ऑन द बेसिस ऑफ एनफोर्सिबिलिटी हमने देख लिया, फिर ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट देख लिया, फिर ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे अब हम आज की क्लास को कंप्लीट रखते हैं। हमने बहुत सारी चीज़ें आज पढ़ी है, हमने एसेंशियल एलिमेंट्स पढ़ लिया है बहुत अच्छे से, हमने टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लिया है, और अब इसके आगे की क्लास जो है हम करेंगे अगले दिन, कल करेंगे। तो चलिए मिलते हैं हम आपसे बाद में, बाय बाय।